ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम नज़रिया में बात कर रहे हैं ब्रिजमोहन जी से। ब्रिजमोहन जी, बीच में आप टोरंटो विदेश गए थे घूमने के लिए। क्या कुछ देख कर आए और उसका क्या फ़ायदा होगा छत्तीसगढ़ के किसानों को? देखिए, जब हम विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं तो कोई विदेश की सब चीज़ों को हम अपने देश में लागू नहीं कर सकते, और वो करना भी नहीं चाहिए, और वो संभव भी नहीं है। परंतु एक हमारा विजन बढ़ता है। उनके जो काम करने के तौर तरीके हैं, जो मैकेनाइज सिस्टम है, उससे हमको जानकारी मिलती है। जैसे वहाँ हार्टिकल्चर की फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये आज हमारे खेत बहुत छोटे छोटे होने के कारण, और जो किसानों को व्यापक फसल और व्यापक हॉर्टिकल्चर अन्य डाइवर्सन हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है, वो नहीं हो पाता है। और इसलिए हमारे किसानों की अगर कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनकर और खेतों की मेड़ों को तोड़कर अगर एक जैसी फसल लेना प्रारंभ करें तो उसका बहुत बड़ा फायदा हमको हो सकता है। साथ में जो जैविक खेती है उस तरफ वहां के लोगों ने बहुत तेजी से काम किया है। आज हिंदुस्तान की तो पहचान ही ऑर्गेनिक खेती से रही है। हमने उसको धीरे धीरे छोड़ दिया, तो हमको ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी आगे बढ़ने की जरूरत है। और किसानों को अब धीरे धीरे जो लेबर प्रॉब्लम के कारण भी खेती कम हो रही है, तो मैकेनाइज सिस्टम की तरफ हमको जाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से मैकेनाइज सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, पैकेजिंग यूनिट्स, अगर किसान इन सब चीजों में जुड़ जाएगा और उसके जो पढ़े लिखे बच्चे वहां शहरों की तरफ भागते हैं, वो अगर खेती और उसके साथ जो एलाइड छोटे छोटे उद्योग हैं उसके साथ में जुड़ेगा, तो किसानों की बहुत तरक्की होगी। तो ये आइडियाज वहां से मिलते मतलब खेती को लाभ का धंधा बनाने की बनाने कोशिश है, तो जी। क्या प्रयास कुछ हो रहे हैं सरकार की हाँ, तरफ निश्चित से? रूप से प्रयास हो रहे हैं। हमने हार्टिकल्चर के फील्ड में बहुत तेजी से काम शुरू किया है कि छत्तीसगढ़ में आज के समय पर 5 लाख हेक्टेयर में अब हार्टिकल्चर का काम शुरू होने लगा। छत्तीसगढ़ से जो गुआवा है, 1 kg गुआवा, वो छत्तीसगढ़ से आज के समय पर एक्सपोर्ट हो रहा है। आज हमारे किसान अब सिर्फ पहले धान की खेती करते थे, अब बहुत बड़ी मात्रा में गन्ने की खेती करने लगे हैं, अब मक्के की खेती करने लगे हैं। तो धीरे धीरे कर कर ये कल्चर अगर चेंज होगा, तो जो हम मोनोटोनस तरीके से सिर्फ क्रॉप लेते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं, कि गेहूं लेते हैं या धान लेते हैं, दलहन तिलहन में कमी आ गई और देश को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से वो स्थितियां बदलेंगी। चलिए, ये तो ग्रोथ की बात है। नक्सल जो वहाँ पर समस्या है उसकी क्या स्थिति है आज की तारीख में? क्योंकि घटनाएं अभी भी बदस्तूर जारी हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम शुरू हुआ था वो कहाँ तक है? देखिए, नक्सल एक दिन में समाप्त होने वाली चीज नहीं है, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि वहां से छत्तीसगढ़ से 7 सराउंडिंग स्टेट लगे हुए हैं। उड़ीसा है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। और अभी कुछ समय से सब स्टेट्स के ज्वाइंट एफर्ट्स शुरू हुए हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने हैं, तब से ज्वाइंट एफर्ट शुरू होने के कारण एक बहुत बड़ी मात्रा में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, वो अरेस्ट भी हो रहे हैं। और पिछले 1-1.5 सालों में जो घटनाएं हैं वो कुछ कम हुई हैं, परंतु वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए घटनाएं करते हैं। और हमें लगता है कि अगर इसी ताकत के साथ में उनके विरुद्ध में काम किया जाता रहा, तो आने वाला समय हमारे लिए सुखद होगा। चल, स्टेट लेवल पे नक्सल की समस्या है, उससे निपटने की कोशिश भी हो रही है, हम लोग देख भी रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के साथ साथ ये भी था कि चाइना और पाकिस्तान ये जिस तरह से भारत को परेशान करते हैं उसमें कमी आएगी। आपको लगता है कुछ कमी आई है? देखिए, ये सब घटनाओं को हम रोक नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो घटनाएं होती हैं, और इसमें कमी आने का सवाल पैदा नहीं होता है। जब हम कड़े होते हैं, जब हम टाइट होते हैं, तब सामने वाला एक कोशिश करता है कि मेरी ताकत कम नहीं है। तो अभी जब मोदी जी की सरकार की तरफ से स्पष्ट ये संदेश जा रहे हैं, चाहे चाइना को हो चाहे पाकिस्तान को हो, कि भारत कोई बड़ा से बड़ा एक्शन लेने में हटेगा नहीं, और इसलिए वो अपने देश की जनता को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई वो बीच बीच में करते रहते हैं। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम जनता को उनके 56 इंच का सीना वाली बात याद है। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था कि क्या सचमुच में इन्फिल्ट्रेशन की समस्या खत्म हुई है, चीन का भारत की सीमा में घुसना या पाकिस्तान की गोलेबारी में कुछ कमी, कोई इसमें कुछ कमी आई है? कश्मीर में अभी भी पाकिस्तान के झंडे दिखाए जा रहे हैं, इंडिया का झंडा वहाँ पर अभी भी जलाया जा रहा है, ISIS के झंडे वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं।
कैसे इन समस्याओं को रोकेंगे, क्योंकि ये दिखता है टेलीविजन पे और आम जनता दूर तक बैठी हुई देखती है। देखिए, जो चीजें पिछले 50 सालों से चल रही हैं उसको एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, और इसके लिए हमको रोड मैप बनाकर स्ट्रेटेजी तैयार कर और ये इस काम को करना पड़ेगा। और इसलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही साथ जो सराउंडिंग देश हैं उनमें दौरा कर भारत की तरफ से सद्भावना जताने की कोशिश की है। और मुझे लगता है मोदी जी ने जो तरीका अपनाया है, जो रोड मैप बनाया है, उस रोड मैप के आधार पर आने वाले समय पे हमारे सराउंडिंग्स के जितने देश हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, सबको भारत के साथ में दोस्ताना व्यवहार रखकर ही चलना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में उनको मालूम है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में तैयार हो रहा है और उनको करारा जवाब दे सकता है। एक सवाल बीजेपी से है, जिस समय सरकार बनी उसके बाद उस समय तक था गुजरात मॉडल, विकास का एक ऐसा नमूना जिसको पूरे देश में लागू करना था या उस जैसा लागू करना था। उसके बाद बनने के बाद क्या हुआ, घर वापसी, लव जिहाद, मीट बैन, इस तरह की बातों से कैसे विकास होगा। आम जनता तो इस बात से परेशान है कि इन मुद्दों का लेना देना क्या है, और अगर ऐसे मुद्दे उधर से आते हैं आपकी तरफ से या किसी हिंदूवादी संगठन की तरफ से, तो प्रधानमंत्री इंटरफेयर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बोलते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमारे यहाँ मीडिया जो है वो छोटी छोटी घटनाओं को, जो घटनाएं आज हो रही हैं ये आज से नहीं हो रही हैं, ये पिछले सैकड़ों हजारों साल से हो रही है, परंतु मीडिया इस प्रकार की घटनाओं को बीजेपी के साथ जोड़कर या हिंदूवादी संगठनों के साथ में जोड़कर उसको हाईलाइट करता है। क्योंकि आज बीजेपी एलाइड सरकार है या नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो ये स्थितियां अच्छी नहीं। हर चीज में क्या, किसी स्टेट में कोई छोटी घटना होती है उसमें प्रधानमंत्री इंटरफेयर करे, तो मुझे लगता है कि मीडिया को ये उम्मीद भी नहीं करना चाहिए, अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। और ऐसी घटनाएं जो देश का या प्रदेश का वातावरण बिगाड़ सकती हैं, ऐसी घटनाओं को हाईलाइट करने के बजाय हमें दबाना चाहिए। ऐसी तो मुझे लगता है कि मीडिया ऐसी घटनाओं को हाईलाइट ज्यादा करता है और उसके कारण ऐसी घटनाओं की चर्चा होती है। क्या ये प्यार के मामले ये कोई आज के हैं क्या? ये तो आज से हजारों लाखों साल पहले के मामले हैं, परंतु इस प्रकार की घटनाओं को हम जो हाईलाइट करते हैं उससे स्थितियां बिगड़ती है। अग्रवाल जी, बोलने वाले कौन हैं? बोलने वाले कोई भी हो सकता है, पहले भी थे, आज भी हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जिससे पूरे देश का सौहार्द बिगड़े वैसी बोली पे तो लगाम लगनी चाहिए। पहले भी लोग थे, हम लोग इतिहास को जानते हैं कि पहले भी प्रेम का संदेश देने वाले लोग भी थे और लड़ाई का संदेश देने वाले लोग भी थे। पहले भी लोग इस प्रकार की बात करते, कोई नई बात नहीं है। परंतु आज मीडिया 24 घंटा है, तो मीडिया को कुछ ना कुछ इन चीजों को दिखाना है, तो बस पॉजिटिव अगर हम दिखाना शुरू करें तो मुझे लगता है इन सब चीजों से दूर रहना। चलिए, जाहिर तौर पर मीडिया अगर खबर है तो है, उसको दिखा सकते हैं। क्या लगता है कि क्या जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं या सरकार ने विकास के जो वादे किए थे, सरकार सही ट्रैक पे जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचार और योजनाएं रही हैं, और आज मोदी जी उन योजनाओं को इंप्लीमेंट कर भारत को कैसे हम समृद्धिशाली बना सकते हैं, भारत में के लोगों में कैसे खुशहाली ला सकते हैं, और उसके माध्यम से जैसे अब ये बीमा योजना शुरू हुई, बैंक खाते की योजना शुरू हुई, आज मुद्रा बैंकिंग की योजना शुरू हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं शुरू हो रही हैं। तो ये सब चीजों के रिजल्ट एक दिन में नहीं आते हैं, कोई भी योजना के रिजल्ट आने में समय लगता है, परंतु हमको थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। अगर मोदी जी बीजेपी की सरकार बनी है तो मुझे लगता है कि हमको दोबारा निर्णय करने का अधिकार 5 साल में है। तो कम से कम, अब 5 साल के पहले तो कोई हटा नहीं सकता कुछ, ये नहीं, तो कम से कम हम 5 साल 4 साल इंतजार करें और 5वें साल में हम उसका निर्णय करें। किसी भी चीज का निर्णय इतनी जल्दी नहीं होता है। यही एक स्थिति दुर्भाग्यजनक है कि हमारा जो विपक्ष है वो 15 साल शासन करने के बाद भी 4 साल इंतजार करने को तैयार नहीं है कि 1 साल में ही सरकार के। नहीं, ब्रिजमोहन जी एक बात बताएं, जैसे आम जनता क्या चाहती है? फौरी राहत किसी भी चीज में, चाहे वो 2 रुपए की ही बचत हो, गरीबों के लिए उतना ही काफी है। तो जो महंगाई की, छोड़ दें आप रोजगार की बात, हो सकता है 2 साल 3 साल लगे रोजगार में या डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, फैक्ट्रीज बनने में, महंगाई की बात थी।
महंगाई कम होनी चाहिए थी, फौरी राहत बस होती जनता के, लेकिन महंगाई में कोई कमी नहीं आई। आप बताएं कि महंगाई ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पूरी जनता सोच रही कि ये तो दिख नहीं रहा कुछ। देखिए, मैं आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हमको एक पूरे सिस्टम को रिवाइव करने की जरूरत है। जब तक पूरे देश की साइकिल को हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक हर साल आपको झेलना पड़ेगा। एक सीजन आता है कि जब महंगाई बढ़ती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ये हर साल हम देखते हैं। परंतु एक पूरे देश के सिस्टम को सुधारने का काम जब तक नहीं होगा, तब तक इन सब चीजों का सामना हम नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी की सरकार पहली बार कड़े निर्णय लेकर, बड़े निर्णय लेकर इस देश के पूरे सिस्टम को सुधारने का, जैसे थोड़ी देर पहले आप मेरे से बोनस की ही बात कर रहे थे। अगर कोई स्टेट बोनस देगा और कोई स्टेट नहीं देगा, तो पूरे देश में इकोनॉमी में समानता कैसे आएगी? तो इसी प्रकार से आज मोदी जी की सरकार पूरे देश को एक तरीके से, एक रूप में चलाने के लिए योजनाएं बना रही है, और उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा। कोई भी अगर पॉलिसी या सिस्टम हम बनाएंगे तो उसके रिजल्ट आने में 2, 3, 4, 5 साल लगेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें 4 साल तक जो रोड मैप बनाया जा रहा है, और वो कुछ कुछ उसके रिजल्ट हमको दिखने भी लगे हैं, और आने वाले समय पे उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। राहुल गांधी का जो अटैक है उसको मतलब किस तरीके से ले रही है बीजेपी? क्योंकि संसद में भी वो बहुत मुखर होके दिख रहे हैं आजकल, बोलते नजर आए पिछली बार। मतलब सूट बूट की सरकार है, उनको यहाँ टाइम नहीं मिलता किसानों के लिए, वो जा जाकर मिल रहे हैं। अभी रैली भी है, संडे को किसानों की रैली है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस में राहुल गांधी की भूमिका को बीजेपी किस तरीके से ले रही है? देखिए, बीजेपी अपने काम को करेगी और अपना काम कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को, राहुल जी को अभी विपक्ष का काम करने में और उसको सीखने में बहुत लंबा समय लगेगा। अभी तो मुझे लगता है कि बचपन से थोड़ा उबर कर जवानी की तरफ, किशोर अवस्था की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अगर परिपक्वता आ जाए तो निश्चित रूप से देश का भी भला होगा कि किन चीजों में हमको विरोध करना चाहिए, किन चीजों में समर्थन करना चाहिए, किन बातों में इस देश का भला है, किन बातों में नुकसान है। अगर ये समझ आ जाए विपक्ष को, तो मुझे लगता है कि इस देश का बहुत बड़ा उद्धार नहीं, होगा। तो राहुल जी तो बोल रहे हैं कि जमीन वाला जो कानून था उस पे उनकी जीत हुई है। ये जीत है या उनकी हार है, ये तो आप बता पाएंगे। देखिए, जिस बात को कांग्रेस ने शुरू किया, कांग्रेस ने कानून बनाए, उसके 3-4 धाराओं में ही खाली सरकार ने परिवर्तन किया था। अगर मुझे लगता है कि बैठकर ठीक से सोच लें कि देश के विकास के लिए जो उन्होंने किया, क्या वो योग्य है क्या? आखिर हमको लोगों की भावनाओं में बहने की बजाय हमारे देश के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए लोगों को समझाने की आवश्यकता भी पड़ेगी, और वो सिर्फ सत्ता पार्टी का काम नहीं है। अगर दोनों का काम राजनीति में देश का विकास करना है, तो विपक्ष को भी और सत्ता पार्टी को भी कहीं जिन मुद्दों पर साथ पे आने की आवश्यकता, साथ आना चाहिए। जब कांग्रेस ने लैंड बिल लाया था तो बीजेपी ने साथ दिया था। बीजेपी ने उस लैंड बिल को पास करवाया, जो उसमें संशोधन थे उन संशोधन के सुझाव दिए। आमतौर पर सरकार में रहते हुए कोई मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर किसी बात का विरोध नहीं करता है। कमल विहार योजना को लेकर आप थोड़े मुखर हैं, आपने उसका विरोध भी किया, उस पर कुछ आपत्ति जताई, क्या आपत्ति है? देखिए, मेरा मानना यह है कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। हमारा काम है कि जो गरीब हैं उनके लिए हम व्यवस्था करें, जो आर्थिक रूप से विपन्न है उनके लिए व्यवस्था करें। और जब भी सरकार का कोई ऐसा काम होता है जिस काम के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों में असंतोष पैदा होता है, तो ऐसी योजनाओं को मुझे जिन फोरम पर कहना चाहिए उन फोरम पर मैं लगातार बोलता हूं, और उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो लगता है कि ये जनता की भलाई में है और ये जनता के नुकसान में है, तो निश्चित रूप से मैं उन बातों तो कमल विहार योजना जनता की भलाई के लिए नहीं है? देखिए, कमल विहार योजना वास्तव में अगर सिर्फ गरीबों के लिए होती तो वो एक अच्छी योजना होती। और जब हम नई राजधानी बना रहे हैं, और नई राजधानी में हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई जमीन की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत स्कोप है, तो जो रायपुर सिटी है, उस सिटी में जो रहने वाले लोग हैं, जो व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों की जमीनों को हम लेकर अगर सरकार व्यवसाय करे तो ये स्थिति अच्छी नहीं तो है। इस विवाद के बदले में सलाह क्या है, आपके सुझाव क्या है सरकार? मेरे सुझाव है कि हमें नई राजधानी में जितनी भी योजनाएं हम लाना चाहें, हमें नई राजधानी में जाना चाहिए, और बेचारे छोटे छोटे या गरीब लोग या बड़े उद्योगपति या व्यापारी, जो किसी ने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर कोई एक प्लॉट लिया, अगर उसको सरकार एक्वायर कर लेगी तो कहां जाएगा?
और किसी एक उद्योगपति या व्यापारी ने अपने व्यवसाय करने के लिए महंगी जमीन खरीदी और उसको सरकार एक्वायर कर लेगी, तो उसका बिजनेस का क्या होगा? तो सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम जो विपन्न लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए मकान बनाना। आज अगर सरकार ईएसडब्ल्यू की बजाय और हायर लेवल के मकान बनाने लगे, ये सब काम करने लगे, तो मुझे लगता है ये काम सरकार का नहीं है। तो इस पे सरकार ने कुछ सोचा है आपके प्रस्ताव निश्चित पे? रूप से मैंने जब इन सब चीजों को उठाया तो उसको उठाने के बाद में जो किसानों को सिर्फ 35% जमीन दी जा रही थी, वो 40% तक का उनका निर्णय हुआ। पुनर्विचार करने की बात हुई कि नई योजना नहीं आएगी। तो इन सब मुद्दों पर लगातार बातचीत हो रही है और मैंने कमल विहार योजना के बारे में जो आज से 7 साल पहले कहा था, वही आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चलिए, तो आज हमारे साथ थे ब्रिजमोहन जी। आज हमने जाना इनका नजरिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ब्रिजमोहन जी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।